नमस्कार, जनहित में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। जनहित में आज हम बात करेंगे संकट में सुरक्षा कवच। जी हाँ, दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक अरावली इस समय एक नई कानूनी परिभाषा को लेकर चर्चा के केंद्र में है। राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली तक फैली ये श्रृंखला न केवल भौगोलिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, बल्कि उत्तर भारत की पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करती है। ये रिपोर्ट देखिए। क्या 100 मीटर से छोटी पहाड़ियां अरावली का हिस्सा नहीं? अरावली को लेकर नई परिभाषा से किसका फायदा? अरावली की सुरक्षा या खनन का नया रास्ता? क्या सरकार का तर्क सही है? क्या संकट में उत्तर भारत का सुरक्षा कवच? क्या मशीनों के निशाने पर होंगी छोटी पहाड़ियां? अरावली की नई परिभाषा पर क्यों मचा है बवाल? क्या नई परिभाषा जैव विविधता को खत्म कर देगी? सरकार का दावा बनाम विशेषज्ञों की चिंता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब क्या होगा अरावली का स्वरूप? दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक अरावली इस समय एक नई कानूनी परिभाषा को लेकर चर्चा के केंद्र में है। राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, दिल्ली तक फैली यह श्रृंखला न केवल भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि उत्तर भारत की पारिस्थितिक तंत्र के लिए एक सुरक्षा कवच का भी काम करती है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की सिफारिशों के बाद अरावली को परिभाषित करने के लिए नए मानक स्वीकार किए हैं। अब केवल उसी हिस्से को अरावली पहाड़ी माना जाएगा जो आसपास की जमीन से कम 100 मीटर यानी कि 328 फीट ऊंचा होगा। यदि 2 या 2 से अधिक ऐसी पहाड़ियां 500 मीटर के दायरे में हैं, तो उनके बीच की जमीन सहित पूरे हिस्से को अरावली श्रृंखला का हिस्सा माना जाएगा। पर्यावरण विशेषज्ञों ने इस परिभाषा पर कड़ी आपत्ति जाहिर की है। उनका तर्क है कि कई महत्वपूर्ण पहाड़ियां 100 मीटर से कम ऊंची हैं। झाड़ियों से ढकी ये छोटी पहाड़ियां जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन नई परिभाषा के तहत इन पर खनन और निर्माण का रास्ता खुल सकता है। केवल ऊंचाई को पैमाना मानने से अरावली के उन हिस्सों को अनदेखी होगी जो जल पुनर्भरण और रेगिस्तान को रोकने में मदद करते हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय और मंत्री भूपेंद्र यादव ने इन चिंताओं को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि इस कदम का उद्देश्य सभी राज्यों में खनन को समान रूप से नियंत्रित करने के लिए एक वस्तुनिष्ठ परिभाषा लाना है। नई परिभाषा में ढलानों और आसपास की जमीन को भी शामिल किया गया है। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने दिल्ली एनसीआर के निवासियों के लिए एक भावुक अपील भी की थी। उन्होंने कहा कि जो कहते हैं कि बचे रहे जो अरावली, तो दिल्ली रहे हरी भरी। भारत पहला देश बनने जा रहा है कि उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए नेचर से खिलवाड़ कर रहे हैं, अपने एनवायरमेंट से खिलवाड़ कर रहे हैं। भले ही सरकार इसे नियमों को मजबूत करने वाला कदम बता रही है, लेकिन विरोध की लहर थमी नहीं है। कई पर्यावरण समूह इस परिभाषा को अदालत में चुनौती देने के लिए कानूनी विकल्प तलाश रहे हैं। उनका मानना है कि अरावली केवल पत्थर ऊंचाई के नजरिए से देखना इसके अस्तित्व के लिए घातक साबित हो सकता है। तो अरावली को लेकर नई परिभाषा है और अरावली पर्वतमालाओं को लेकर आपको बता दें, केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित 100 मीटर की नई परिभाषा को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है, हरी झंडी तो दे दी है। अहम बात यह है कि क्या संकट में उत्तर भारत का सुरक्षा कवच आ जाएगा इस मंजूरी के बाद? क्या मशीनों के निशाने पर वो छोटी पहाड़ियां आ जाएंगी? क्या अरावली की नई परिभाषा पर जिस तरह का प्रदर्शन साफ तौर पे देखने को मिल रहा है, क्या अभी भी इसको लेकर मंथन और चिंतन अभी भी जरूरी है? क्योंकि इसी फैसले पर अहम बात जो ये है
कि पिछले महीने जो इस पर आदेश आया, बिल्कुल ही विपरीत। सुप्रीम कोर्ट ने 15 साल पहले राजस्थान सरकार द्वारा दी गई 100 मीटर की परिभाषा को खारिज कर दिया था, जिस पर अब मंजूरी दे दी गई है। इन्हीं तमाम सवालों के इर्द गिर्द और समझने की कोशिश करेंगे ये फैसला, और खासकर सरकार और विशेषज्ञों के बीच में एक इस चीज़ को लेकर पशुपेश की स्थिति, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़े। विवेक श्रीवास्तव बीजेपी के नेता हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है विवेक जी। डॉक्टर पूजा मिश्रा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है। नाहिद हकीम सोशल एक्टिविस्ट हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एकता सिंह एनजीओ से हैं हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है एकता जी। AK बियानी पर्यावरण विशेषज्ञ है सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और प्रदीप सारंग वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले AK बियानी साहब, 100 मीटर को लेकर, अरावली पहाड़ियों को लेकर जो एक नई परिभाषा गढ़ी जा रही है, जिसको मैंने जिक्र किया कि 15 साल पहले जब राजस्थान सरकार द्वारा 100 मीटर की परिभाषा को खारिज कर दिया था, लेकिन अब इससे हरी झंडी दे दी गई है। और इसको लेकर अब हम देख रहे हैं कि बयानबाजी भी साफ तौर पर चल रही है, कई जगहों पर प्रदर्शन भी चल रहा है, कई विशेषज्ञ इस पर चिंता भी जाहिर कर रहे हैं। किस तरह से देखते हैं सर आप इसे? देखिए, 100 मीटर की परिभाषा कैसे आई ये तो समझ में नहीं आता है, क्योंकि इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। अगर हम अपने यहाँ की बात करें तो हम गोवर्धन पर्वत जिसको कहते हैं, ये मथुरा वृंदावन क्षेत्र में स्थित है, वो तो 15 मीटर भी ऊंचा नहीं है, मुश्किल से 10 मीटर ही होगा। तो क्या वो पर्वत नहीं है? अगर वो पर्वत है तो फिर तो परिभाषा फिर जगह की जगह चेंज हो रही है। और जहां तक 100 मीटर की बात करना, इसका कोई लॉजिक नहीं है। जब जो 2010 के फैसले का आपने जिक्र करा था, उसमें फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा था कि 3 डिग्री से अधिक के स्लोप को अरावली माना जाए और उसके आसपास 100 मीटर का बफर जोन बनाया जाए। तो वो बात तो समझ में आती कि जहां पर स्लोप प्लेन से चेंज होता है और थोड़ा स्टीप होना शुरू होता है, वो परिभाषा तो समझ में आती है। पर ये 100 मीटर की परिभाषा जो क्षेत्र से क्षेत्र में वेरी करेगी। अब अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ तो हजारों मीटर ऊंचा पहाड़ है, तो वहां 100 मीटर कहाँ से लगेंगे? तो क्या उत्तराखंड में भी खनन की अनुमति दी जा सकती है? जब उत्तराखंड ये एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू है काफी अधिक सेंसिटिव माउंटेन है, या मध्य प्रदेश में बहुत से माउंटेन जो है 100 मीटर ही नहीं, 70-80 मीटर 50 मीटर ऊंचे ही हैं, और वो काफी अच्छे, मतलब वहां पे जंगल फैले हुए हैं। तो उसका मतलब ये नहीं कि वहां पे उसको खनन की अनुमति दी जा सके। आवश्यकता इस बात की कि हम जहाँ पे वो माउंटेन है उसकी परिस्थिति को समझें और उसके महत्व को समझते हुए अगर हम परिभाषा दें या उसके हिसाब से हम दिशा निर्देश दें तो ज्यादा सही होगा। ये इस अरावली का बहुत बड़ा योगदान है कि उसने जो पश्चिम से आने वाले रेगिस्तान को रोक रखा है। अगर अरावली की पहाड़ियां खत्म हो जाएगी तो रेगिस्तान फिर पूर्व की तरफ आएगा और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें कितनी ज्यादा अधिक परेशानी की जरूरत होगी। तो इस चीज में होना यही चाहिए कि जहाँ क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में वो पहाड़ है या जो भी स्ट्रक्चर है, उसको उसी हिसाब से परिभाषा में गढ़ा जाए, न कि एक आर्बिट्रेरी हम डेफिनेशन ले लें और उस डेफिनेशन की बदौलत हम उस पूरे क्षेत्र, जो अरावली माउंटेन है वो करीब 70 से 80 हजार किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। और ये यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहूंगा कि भूवैज्ञानिक रूप से अरावली सिर्फ हरियाणा तक ही नहीं आता है, गुजरात से शुरू होकर हरियाणा तक ही नहीं आता है, यह बाद में जमीन के अंदर भी उतरता है और उत्तराखंड में हिमालय के नीचे भी है, जिसको हम दिल्ली हरिद्वार रेंज बोलते हैं। यह इंडो गंगेटिक प्लेन के काफी नीचे, कई किलोमीटर नीचे भी मौजूद है। और इस माउंटेन के कारण यहाँ पर बहुत कुछ गतिविधियां चलती रहती है और वो वाटर डिवाइड का भी काम करता है। तो ये सारी चीजें हमको ध्यान में रख के ही डेफिनेशन बनानी चाहिए। जी, तो क्या आपको लगता है कि ये जो डेफिनेशन गढ़ी गई है, क्या ये जल्दबाजी में या किसी को फायदा पहुंचाने के लिए, आपको क्या लगता है कि ये जो 100 मीटर की जो परिभाषा अरावली को लेकर गढ़ी जा रही है, जिस पर जैसा कि आपने जिक्र भी किया, पहले इस पर रोक लगाई गई और अब उसी को हरी झंडी दी गई, तो इस फैसले को अगर ऐसा होता है तो ये कितना बड़ा एक तरह से जलवायु परिवर्तन, या यूं कहें कि जो आजकल खासतौर पे हम सरकार और जो तमाम विशेषज्ञ उनके बीच में एक देख रहे हैं एक टकराव की स्थिति है, क्या ये दिक्कत पैदा करेगी आने वाले समय में एक हमारे सुरक्षा कवच को? बिल्कुल दिक्कत पैदा करेगी, क्योंकि एक चीज आप मान के चलिए कि जो खनन उद्योग है ये काफी प्रॉफिटेबल है और इसके पीछे हर वर्ष हर प्रांत में या हर जगह पे लड़ाई झगड़े होते हैं और
इसमें माफिया भी इन्वॉल्व होते हैं। माफिया को आपके एनवायरनमेंट से लेना देना नहीं है। जो माइनिंग के बड़े बड़े संस्थान हैं उनको आपके एनवायरनमेंट से लेना देना नहीं है, उनको अपने प्रॉफिट पे ध्यान रहता है। तो जब वो खुदाई करेंगे तो जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के उसमें डिस्कशन में अभी आया था कि 31 जो छोटे पर्वत हैं वो पूरी तरह से अरावली रेंज से साफ हो गए। और ये एक्चुअली क्या देखा जाए तो, अगर ओवरऑल देखा जाए तो हमको रॉ मटेरियल की जरूरत लगती है, चाहे सड़क बनाना हो, भवन बनाना हो, या किसी के लिए चाहे सीमेंट बनाना हो, तो ये रॉ मटेरियल तो जमीन से ही आएगा। परंतु उस क्षेत्र की सेंसिटिविटी देख के ही तय होना चाहिए कि वो क्षेत्र कितना सेंसिटिव और उसका हमारे यहाँ क्या योगदान है। सिर्फ योगदान जो है पर्यावरण के हिसाब से ही नहीं होता, उसका जल ग्रहण के क्षेत्र से भी होता है, खनिज के क्षेत्र से भी होता है, और हमारे वहाँ की जो आबादी है, इकोसिस्टम है, उसके हिसाब से भी योगदान होता है। तो ये 100 मीटर की जो डेफिनेशन है कैसे आई है मुझे समझ नहीं आता है, परंतु फिर भी ये कहूंगा कि ये इस क्षेत्र के लिए उपयुक्त नहीं है। जी ठीक है। अब हमारे साथ एकता सिंह जी जुड़े। एकता सिंह जी, आप किस तरह से देखती हैं इस फैसले को, और जो सरकार अरावली पहाड़ियों को लेकर जो तर्क दे रही है, और जो सरकार बनाम विशेषज्ञों की चिंता चल रही है अरावली को लेकर, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कई जगहों से प्रदर्शन की भी इसकी खबरें साफ तौर पे सामने आई हैं, और ऐसा कहा जा रहा है कि अगर ऐसा होता है, इस पर खनन होता है या तो जो सुरक्षा कवच है वो हमारा कमजोर होगा बड़े पैमाने पर। क्या कहेंगे? जी, पूरी तरह से सहमत हूँ इस बात से कि सुरक्षा कवच जो है वो काफी इससे प्रभावित होगा। और अरावली का आंदोलन आज से नहीं चल रहा है, पिछले 6-7 वर्षों से लगातार जो राजस्थान के बॉर्डर पे लोग लगातार लड़ाइयां कर रहे हैं, और अभी तक में जो आंकड़े हैं वो ये है कि 25% से 30% अरावली खनन के मार्फत वो खराब हो चुकी है, वो टूट चुकी है, उसका खनन किया जा चुका है, वो खत्म हो चुकी है। अब चिंता लोगों को तब ज्यादा बढ़ी है, और नेशनल मीडिया से लेके राष्ट्रीय स्तर या लोकल मीडिया पे इसकी बहस तब शुरू हुई जब दिल्ली को इसकी दिक्कत होनी शुरू हुई। जब दिल्ली वालों को लगा कि अब एनसीआर की हवा पहले से ही खराब है और अरावली हटने से सुरक्षा कवच हट सकता है, तो वहां के लोगों ने भी खड़े होना शुरू किया, बात करना शुरू किया अरावली को लेके। देखिए, अरावली के लिए 100 मीटर, 500 मीटर, 200 मीटर या इस तरह की कोई भी परिभाषा लागू करना बिल्कुल भी अनसाइंटिफिक है। और जो मैं बयानी साहब की बातों में आगे ही इसको ले चलूंगी, दुनिया भर में बहुत सारे ऐसे पहाड़ हैं जिनको ऊंचाइयों से नहीं मापा जाता है, जिनको उनकी उम्र से मापा जाता है। और साइंस के हिसाब से देखें तो इरोजन एक शब्द होता है जो पहाड़ों पे लागू होता है, जो धरती पे लागू होता है। जिस तरीके से व्यक्ति उम्र के साथ झुकता है, पहाड़ भी उम्र के साथ साथ अपनी ऊंचाई कम करते हैं। और आज जो पहाड़ दिख रहा है, अरावली जो दिख रहा है, वो अरावली की चोटी नहीं है, उसको क्रिस्टलाइन बेसमेंट कहते हैं, जो साइंटिफिक एक टर्म है। वो जमीन के नीचे का हिस्सा होता है। तो 150 करोड़ साल से भी पुरानी अरावली, मतलब हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आप रामायण उठा लीजिए, आप कुरान उठा लीजिए, आप राम मंदिर की बात कर लीजिए, वो भी 5000 10,000 साल से पुराना का इतिहास नहीं बता पाते हैं। अरावली का इतिहास धरती से शुरू होता है। आप पृथ्वी की कल्पना जब करते हैं तो अरावली की कल्पना करते हैं। और इतने पुराने पहाड़ को जिसमें विज्ञान समाया है, जिसमें समाज समाया है, जिसमें पूरी कल्पना समाई है, आप उसको 100 मीटर के दायरे में लाके इसलिए खत्म कर दे रहे हैं क्योंकि कुछ चंद लोगों को उससे आर्थिक लाभ होना है। आर्थिक लाभ की एक सीमा होती है। आप लोगों के जीवन पे, लोगों को खत्म करके आर्थिक लाभ नहीं कर सकते हैं। जिस तरीके से बयानी साहब कह रहे हैं, सिर्फ ये पूरा उत्तर भारत, मतलब सिर्फ एनसीआर ही नहीं जाएगा, हरियाणा ही नहीं जाएगा, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जिसको अभी देखा जा रहा है कि इसके ऊपर तो सीधे 10 साल में असर पड़ेगा, लेकिन लंबे समय में पूरा जो उत्तर भारत है, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, आप बंगाल तक चले जाइए, ये पूरा जो इंडो गैंगेटिक बेल्ट है ये खत्म हो जाएगा, मरुस्थल हो जाएगा। सैटेलाइट इमेज इसरो की कहती है, जिसमें भारत सरकार का भी अपना आंकड़ा शामिल है, वो साफ कहते हैं कि सैटेलाइट इमेज में पूरा भारत 30% तक मरुस्थल हो चुका है। 30% बड़ा आंकड़ा होता है। आप अगर आज अरावली को खत्म कर देंगे तो इतनी तेजी से मरुस्थल बनने की प्रक्रिया में हम आगे बढ़ेंगे कि
आने वाले कई वर्षों में शायद भारत नक्शे से मिट जाए, वो पूरी तरीके से रेगिस्तान में परिवर्तित हो जाए। ऐसे समय में जहां हमारे देश में बहुत सारे लोगों को हम अनाज मुहैया नहीं करा पा रहे हैं, अनाज की कमी हो रही है, हम अनाज बांट रहे हैं, ऐसे में देश का मरुस्थल की तरफ झोंक दिया जाना, मुझे लग रहा है ये बहुत अनसाइंटिफिक है और बहुत ही बिल्कुल ये वही निर्णय है कि हम जिस डाल पे बैठे हैं, कालिदास की वो कहानी कि हम जिस डाल पे बैठे हुए हैं हम उसी डाल को काटे जा रहे हैं। दुनिया में देखिए बहुत सारे ऐसे दूसरे पहाड़ हैं जिन्हें अरावली के संदर्भ में देखा जाए, जिनकी ऊंचाई अरावली से भी शायद कम है। आप देख लीजिए दक्षिण अफ्रीका की बारबेंटन जो हिल है उसकी बात कर लिया जाए, या स्कॉटलैंड की सेलेडोना हिल की हम बात कर ले, या ऑस्ट्रेलिया की पिलबारा की बात कर ले। ये ऐसे पहाड़ हैं जिसपे रिसर्च हो रहे हैं कि ये करोड़ों साल पुराने पहाड़ हैं, और हमारे भारत में रिसर्च करने के बजाय कि ये पहाड़ ने कितनी सारी कहानियां समेटे हुए हैं और इससे हम सभ्यता को समझ सकते हैं, इससे हम साइंस को समझ सकते हैं। अच्छी बात एकता जी आपने की, और उसी बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। विवेक श्रीवास्तव जी, जहां पर रिसर्च होने की जरूरत है, दुनिया के दीगर मुल्क जो अरावली को लेकर रिसर्च कर रहे हैं, इतिहास को समझने की कोशिश कर रहे हैं, भौगोलिक दृष्टि को समझने की कोशिश कर रहे हैं, हम उस तरफ बढ़ रहे हैं जहां पर हम अरावली को के अस्तित्व को एक तरह से खत्म करने की दिशा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और जिस एकता जी ने जो बात कही, क्या माना जाए हम उसी डंगाल को काटने जा रहे हैं जिस पर हम बैठे हुए हैं? विवेक जी देखिए अजय साहब, जिस तरह की बात अभी तक निकल के आ रही है, आपकी बात एक तरीके से सत्य है, परंतु अभी भी भारत सरकार ने तुरंत फैसला लिया है कि कोई भी नए खनन के पट्टे अरावली परिक्षेत्र में जारी नहीं किए जाएंगे। अभी फैसला लिया भारत सरकार ने। और जहां तक इस विषय का सवाल जिस पे हम आप चर्चा कर रहे हैं, इसकी जड़ में अशोक गहलोत की सरकार है, जिसने 2003 में ये फैसला लिया था। जहां तक अरावली का सवाल है, किसी को कोई संदेह नहीं कि अरावली पर्वत श्रृंखला 2.5 अरब साल पुरानी है, विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से है, 700 किलोमीटर लंबी फैली हुई श्रृंखला है, वो सारी चीजें हैं। लेकिन जिस विवाद पे हम आप यहाँ तक पहुंचे हैं, ये विवाद की रूपरेखा डाली गई थी अशोक गहलोत जी की सरकार में 19 अगस्त 2003 में, जिसमें उन्होंने जिलेवार नक्शे तैयार करने के निर्देश दिए थे। और उसी पे आगे चल के 20 नवंबर 2025 को अरावली के संरक्षण और खनन नियमन की रूपरेखा तैयार करते हुए ये आगे जाके फैसला आया कि 100 मीटर से ऊंची हो उसे अरावली हिल्स माना जाएगा। 8 अप्रैल 2025 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में 100 मीटर से अधिक ऊंचाई को हिल मानने का मानदंड तय किया गया था। ये उसकी रूपरेखा वहीं से बन गया और ये तमाम मुकदमों में तय हुआ। मैं अगर थोड़ा सा रोशनी डालूं तो मैं अगर जैसा कि आप वो 15 साल पहले राजस्थान सरकार द्वारा जो 100 मीटर की परिभाषा जो खारिज की गई थी, उसमें एफएसआई सर्वेक्षण में अरावली पर्वतमाला के लिए 3 डिग्री ढलान की परिभाषा दी गई थी, जिसे 20 नवंबर को सर्वोच्च न्यायालय ने नजरअंदाज किया और इसके बजाय केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अनुशासित 100 मीटर की ऊंचाई को मानक को अब स्वीकार किया गया। ऐसा क्यों? नहीं, अभी भारत सरकार ने तुरंत अभी नोटिफिकेशन किया कि कोई नए पट्टे इसमें जारी नहीं किए जाएंगे, कोई खनन नहीं होगा। अभी तत्काल की रिपोर्ट है। विवेक जी, लेकिन हम देखते हैं कि तमाम नदियां हैं जिनका खनन हो रहा है, तमाम जगहों पर अवैध खनन चल रहा है और ये आपसे किसी से छुपा नहीं है। अगर इस चीज को लेकर आगे बढ़ती है, मैं मानता हूं एक तरफ फैसला होता है और दूसरी तरफ जमीनी हकीकत, ऐसा ना हो कि जो खनन माफिया हो वो बची कुची अरावली को भी खोद डाले, गायब कर दे। नहीं, बिल्कुल देखिए, अवैध खनन पे तो कड़ाई से प्रतिबंध लगना चाहिए, हर प्रदेश में लगना चाहिए। इससे कोई नहीं इनकार कर सकता कि अवैध खनन एक समस्या है और गाहे बगाहे हर प्रदेश में अवैध खनन हो रहा है। सही बात की, हो रहा है। हम चाहे कितनों झूठ बोलने की कोशिश करें, इससे आप भाग नहीं सकते। सही बात, सही कह रहे हैं। अवैध खनन एक समस्या है, हर प्रदेश में समस्या है। इस पे सरकारें कड़ाई से प्रतिबंध भी लगाती है, उस पे आप लोग दिखाते भी, कहीं एसडीएम साहब के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश हो रही, कहीं कुछ हो रही है।
जैसे एक भूमाफिया नेक्सस है, ऐसे एक खनन माफियाओं का भी एक नेक्सस है। इसको कड़ाई से डैमेज किए जाने की जरूरत है। ये सरकारें अपने स्तर पर इस पर कार्रवाई भी कर रही हैं, लेकिन धीरे धीरे इतने मजबूत हो चुके हैं कि इनसे जब तक योगी आदित्यनाथ जी जैसा दृढ़ इच्छा शक्ति वाला मुख्यमंत्री मन नहीं बना लेगा, तब तक ये सामान्य एसडीएम और सीईओ और दरोगा से ये माफिया संभलने वाले नहीं है। मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, ये एक लेवल को क्रॉस कर चुके हैं। इसी तरीके से सारे प्रदेशों को या प्रदेश सरकारों को इनके ऊपर कड़ाई से लगाम लगाने का फैसला। चलिए, मैं विवेक जी आपके पास आऊंगा। एकता जी को शायद कहीं जाना। बहुत बहुत शुक्रिया एकता जी हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। और हमारे साथ नाहिद अकील जी भी जुड़े हुए। नाहिद अकील जी, आपके हाँ ब्रेक का वक्त हो चला, रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन संकट में जो सुरक्षा कवच आने वाला है इस पर चर्चा जारी रहेगी। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जी हाँ, हम बहुत अहम विषय अरावली पर्वत श्रृंखला पे बात कर रहे हैं, जिसका अपना हजारों साल पुराना भौगोलिक इतिहास है। लेकिन इन सब के बीच आज एक सवाल खड़ा है। अगर सिर्फ 100 मीटर से ऊंचे पहाड़ ही अरावली का हिस्सा माना जाए, तो ऐसा ना हो कि खनन माफिया अरावली को छलनी कर दे। तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर पूजा मिश्रा जी हैं। पूजा जी, मैंने देखा कि अखिलेश यादव ने भी इसको लेकर ट्वीट किया। एक तरफ सरकार का इस पूरे मामले को लेकर तर्क है, जो तमाम साइंसदान हैं वो अपनी बात रख रहे हैं। एक लंबा प्रदर्शन हमने देखा कि राजस्थान में चल रहा है, और अब इस मामले को लेकर दिल्ली में जिस तरह की एक परिभाषा गढ़ी जा रही है, उसको लेकर समाजवादी पार्टी क्या सोचती है? हाँ, अनम्यूट करें और पूजा जी बोले। हाँ बोलिए। अब आवाज आपको सुनाई दे रही है? आवाज आ रही है, बोलिए। जी, सभी को नमस्कार। और हम डिस्कशन कर रहे हैं ना अरावली हिल्स पे। तो अभी मुझसे पहले जितने भी इन्वायरमेंटलिस्ट लोगों ने बात की, उन्होंने साइंटिफिक चीजें सारी बता डाली। जो हमें दिख रहा है ना आरिफ जी, वो हमें ये दिख रहा है कि आपको ध्यान नहीं होगा कि 2023 में सुप्रीम कोर्ट में जो न्याय की देवी होती है, उनकी मूर्ति को रिप्लेस किया गया था। उनकी आंखों से पट्टी हटाई गई थी कि नहीं, न्याय की देवी देख सकती हैं। उनके हाथ में जो तलवार था, वो तलवार हटा करके उनको जो है, जो लॉ की किताब होती है, न्याय की किताब होती है, वो थमाया गया था। और ये दर्शाने के लिए कि मानवीयता के साथ में न्याय की देवी देखते हुए जजमेंट करेंगी। और उसके बाद से मैं आपको चाहूं तो जजमेंट बता सकती हूँ। कोर्टों पे प्रश्न उठाने का दिल नहीं करता है। इलाहाबाद में एक जज महोदय है, उन्होंने एक जजमेंट दिया था कि महिलाओं के बच्ची का नाड़ा खोलना, उसे घसीटना, कपड़े फाड़ना अटेम्प्ट टू रेप में नहीं आता है, इसे सीवियर ईव ट्रीजन कैटेगरी में रखा जाएगा। ये जजमेंट होता है। अभी हम देख ही रहे होंगे कि कुलदीप सिंह सेंगर के मामले में क्या चल रहा है, ये जजमेंट आ रहा है। और अरावली हिल्स को देख लीजिए, तो ऐसा लग रहा है कि वो मूर्ति जब हटाई गई थी कि मानवीय चीजों के साथ में देखते हुए न्याय किया जाएगा, तो ऐसा लग रहा है वो पट्टी उतार करके न्याय व्यवस्था पर लगा दी गई, वो सारे जजेस को लगा दी गई कि आपको जो बोला जाएगा आपको वही सुनना है। अभी भाजपा के प्रवक्ता, एक तो इन लोगों का विलाप खत्म नहीं होता विपक्ष के नाम का, मतलब ये ढूंढ निकालते हैं कि हम विपक्ष के नाम पे विलाप करें तो करें कहां से। अब इन्होंने ढूंढ निकाला 2003 का जो है गहलोत सरकार का, कांग्रेस की सरकार थी, उस पे विलाप करने लग गए। अरावली हिल की जब इन्होंने बात की कि इतने करोड़ों पुरानी है, तो इनको पता होगा ना कि बूढ़ी नहीं हो गई है। आपको लगता है कि जो है अरावली हिल इतनी पुरानी हो गई तो बूढ़ी हो गई है, अब खनन कर दिया जाए। इन्होंने बोला कि डिनाई नहीं किया जा सकता कि खनन माफिया, भाजपा कह रही है खनन माफिया चल रहा है, नेक्सस चल रहा है, उसको डिनाई नहीं किया जा सकता। तो फिर आप दरवाजे खोल रहे हैं, कह रहे कि नहीं, सरकार ने कहा है कि अब जो है खनन नहीं होगा अरावली हिल्स के पास में। अभी कहा है ना, क्योंकि मास एजुटेशन चल रहा है।
उस मास एजिटेशन को आप सोच रहे हैं कि थोड़ा सा नरम पड़ेंगे, इनको लगेगा नहीं सरकार खनन के लिए परमिशन नहीं दे रही है, उसके बाद में आप चुपके से खनन, जो माफिया खनन माफिया हैं उनको तो आपकी परमिशन की जरूरत है नहीं, उनको तो आपने पहले ही दे रखा हुआ परमिशन, उनको खनन करना होगा खनन चालू ही कर देंगे। और तो ये दिखा रहा है कि सरकार की मंशा तरक्की करने वाली तो है नहीं, ये हम सभी जानते लेकिन हैं। अवैध खनन पर अगर मैं अरावली बात करूं तो ऐसा नहीं है कि वो किसी सरकार में रुका है, समाजवादी पार्टी में भी वो धड़ल्ले से चला है, आप मान तो रही हैं? समाजवादी पार्टी का एक ऐसा प्रस्ताव बता दीजिए जिसमें ये कहा जा रहा हो, ये रास्ते खोले जा रहे हो कि नहीं खनन माफिया आओ खनन करो। अभी तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो जा ही नहीं रहे हैं हिमालय रेंज पे जो नॉर्थ ईस्ट में रन करता है, हम तो सिर्फ अरावली पे जो जजमेंट आ रखा है उस पर चर्चा कर रहे हैं, वरना बहुत भयावह दृश्य है। और मुझे लगता है कि जो जितने भी एनवायरमेंटलिस्ट होते होंगे, जब जाते होंगे पहाड़ों को देखते होंगे, जंगल को देखते होंगे, खून के आंसू रोते होंगे। ठीक, मैं पूजा जी इस पर जवाब लूंगा, विवेक जी आपके पास आऊंगा, इस पे काउंटर लूंगा, लेकिन हमारे साथ तमाम गेस्ट और है, मैं चाहूंगा जल्दी से उनके प्रदीप सारंग जी आप क्या कहेंगे, फिर मैं नाहिद जी अकील जी आपके पास आता हूं। अनम्यूट करें बोले। आवाज आ रही? हाँ, आपकी आवाज आ रही, बोलिए सर। जी, आरएस जी, निश्चित रूप से बहुत चिंतनीय विषय है और माननीय न्यायालयों पर सवाल खड़ा करना, जन चर्चा कराना, मीडिया पर बहस करना, ये अधिकार में है हम लोगों के। 30 दिन के अंदर 137 धारा के तहत वो पीठ स्वयं पुनर्विचार कर सकती है। अब सवाल ये है कि पर्यावरण से जुड़ा मुद्दा है, आपने तय कर दिया माननीय ने कि 100 मीटर से ऊपर की अरावली है, 100 मीटर से कम की हाइट की उसे अरावली पहाड़ी नहीं माना जाए, यानी वो खनन के दायरे में आ गई। वो जो विधिक संरक्षण प्राप्त था, पर्यावरणिक संरक्षण और विधिक संरक्षण, वो खत्म हो गया। तो एक तरफ दरवाजा खोल दिया है कि उन्मुक्त रूप से उस पहाड़ी को खोदा जाए, खनन किया जाए और पर्यावरण को नुकसान। ये अरावली 2 मामलों में बहुत महत्वपूर्ण है। एक कि वो जो हमारा मरुस्थल है उसके समृद्धि को रोकता है, अगर ये पहाड़ी न हो तो मरुस्थल कहां तक पहुंच जाएगा ये पता नहीं है। दूसरा, 3 नदियां अरावली से निकलती हैं, उन तीनों नदियों के जीवन पर संकट आ रहा, और नदियां माने आम जनता की जीवन रेखा होती है, विकास की धारा होती, तो वो। और तीसरा क्या है, दिल्ली और क्या हसरा आप देख ही रहे हैं, 80% राजस्थान में है, तो बड़ा हिस्सा, बड़ी जिम्मेदारी राजस्थान की बनती है। हाँ बिल्कुल, बड़ी जिम्मेदारी बनती है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि माननीय न्यायालय को चाहिए कि इस पर रिव्यू करें। अब ये आदेश 30 दिन अगर पार हो रहा है तो कोई और प्रक्रिया हो, लेकिन इस पे संशोधन होना चाहिए। जरूरी हो तो संसद विधेयक लाए और इसको फिर से यथास्थित बनाया जाए, क्योंकि लंबी श्रृंखला है। 100 मीटर से कम की पहाड़ियों की संख्या भी 70% से ज्यादा हो रही है। यानी हमारी मूल अरावली बहुत कम बचेगी, 3/4 के लगभग खनन में आ जाएगा चपेट में, तो पूरा नष्ट हो गया, कुछ बचा ही नहीं है। आज पूरा देश, सभी शिक्षाविद, मीडिया कर्मी और ये जो पर्यावरणविद हैं, वैज्ञानिक हैं, स्टूडेंट्स हैं, इवन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी इस पे अवेयर हुए हैं। पूरा देश एक आवाज उठा रहा है। तो इसको देखते हुए जो हमारे माननीय जनप्रतिनिधि हैं, सांसदगण हैं, विधायकगण हैं, माननीय मंत्रीगण हैं और एजेंसियां इसको संज्ञान में लें और जरूरी हो तो संसद में इसका एक विधेयक। ये बड़ी बात आपने कही कि इस पे रिव्यू करने की जरूरत है, इस पे सोचने की जरूरत है, तमाम जो भी जानकार है उनके साथ चर्चा करने की जरूरत है। लेकिन अगर कहीं ये खनन माफिया अरावली को खाने लगे तो क्या होगा, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। हमारे साथ नाहिद अकील जी भी। नाहिद अकील जी, आप किस तरह से देखती हैं इस फैसले को, सरकार के द्वारा जो प्रस्तावित की गई एक नई परिभाषा, उसको लेकर जो कोर्ट की तरफ से फैसला लिया गया, और इन सब के बीच वो सवाल कि कहीं अवैध जो माफिया हैं, भूमाफिया हैं, वो कहीं खा ना जाएं हमारे भौगोलिक इतिहास को। देखिए, मैंने सभी विशेषज्ञों को सुना और मैं साथ में हूँ, अरावली के साथ जो हादसा हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, लेकिन उसका एक इतर पहलू भी है। ये जो सरकार हम चुनते हैं कि जो हमारी संपदा है, नेचुरल रिसोर्सेज है, सरकार उसको संरक्षण दे, बचाए और जनता के हित में फैसला है। लेकिन ये पूरा मामला जो है एक पूंजीपति को लेकर के चल रहा है।
दरअसल हुआ क्या कि जब ये तो पिछले 10 सालों से अरावली की खुदाई हो रही है, खनन का काम पिछले 10 सालों से हो रहा है। हमारे बीजेपी के प्रवक्ता ने बोला कि 2003 में एक दर्शक हमारे साथ नाहिद अकील जी आ गए, गिरीश शुक्ला जी। गिरीश जी अपनी बात को रखे, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। गिरीश जी जल्दी से बोले। हाँ गिरीश जी बोले, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही। शायद मुझे लग रहा है गिरीश जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही। नाहिद अकील जी अपनी बात को पूरा करें। टेस्ट भी राजस्थान में काफी लंबे टाइम से चल रहा। पिछले 2 हफ्तों से ये बात पूरे देश में तरह तरह से कैसे आने लगी। कोई मीडिया उछाल नहीं रहा था कि प्रोटेस्ट लगातार चल रहा है, कोई बोलने वाला नहीं। मामला ये है कि जो एक विशेष पूंजीपति को ये खनन का परमिशन दिया गया है, जिनको ऑर्डर दिया गया है, उन्होंने राजस्थान सरकार से 1400 करोड़ रुपए लिए थे खुदाई के लिए कि नहीं ये तो सरकार की जिम्मेदारी है। उसके ऊपर फिर वो थोड़ा सा दादागिरी दिखाने लगे कुछ दिन में, तो फिर कोर्ट में केस गया और कोर्ट ने, राजस्थान कोर्ट ने कहा कि वो 1400 करोड़ वो विशेष पूंजीपति वापस करे। अब जब पूंजीपति को 1400 करोड़ वापस करना है तो वो देश में हल्ला करवा के कुछ दिन तो रुकवाएगा ना अपना, फिर दूसरा चाल चलेगा कि कैसे इसको संभाला जाए मामला पूरा, पैसा ना देना पड़े, खनन हमारे ही पास रहे। तो पूरा मामला ये पूंजीपतियों के बीच का मामला है और 10 साल से तो चल रहा है खुदाई। 10 साल से देश में संस्थाओं वाले आवाज उठा रहे हैं, कोई मीडिया नहीं आवाज सुन रहा है। तमाम लोग आवाज उठा रहे हैं, कोई आवाज नहीं। राजस्थान में कितने दिन से प्रोटेस्ट चल रहा, विगत 2 हफ्तों से ये पूरे देश में बच्चा बच्चा कैसे जानने लगा। इसके पीछे की हकीकत 1400 करोड़ रुपए है। किसी को भी ये ना सरकार को है कि देश का क्या होगा, पूरा लेकर के राजस्थान, दिल्ली और हिमाचल तक आप देख लीजिए क्या हश्र होने वाला है। तो मामला पूंजीपतियों की जो ठेकेदारी चल रही है, जो खनन माफियाओं को दिया जा रहा है, ये भारत की जो नेचुरल रिसोर्स है उसको लूटने का ये एक। मैं नाहिद अकील जी आता हूं। गिरीश जी एक दर्शक जुड़ गए, गिरीश जी बोले, अपनी बात को रखें। विवेक श्रीवास्तव जी, पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए ये सारा खेल चल रहा है, सीधा सवाल आ रहा है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए आरिफ साहब, नाहिदा जी जिस कथानक की बात कर रही है, ये कथा है जो ये लोग बताती है हर जगह। कोई भी खनन पट्टा किसी इकलौते पूंजीपति को या इकलौते व्यक्ति को नहीं है। हर पर्वत श्रृंखला में तमाम तरह के खनन पट्टे हैं। कोई ग्रेनाइट निकाल रहा, कोई संगमरमर निकाल रहा, कोई गिट्टी निकाल रहा है, सड़क वाली, सब अलग अलग तरह के पट्टे। कोई सिल्का सैंड निकाल रहा है जिससे शीशे बनते हैं। ये पट्टे भी अपरिहार्य है, इनके बिना विकास प्रभावित हो जाता है। सिल्का सैंड नहीं निकलेगी तो शीशा नहीं बनेगा, गिट्टी सड़क वाली नहीं निकलेगी तो सड़कें बनना बंद हो जाएंगी, बिल्डिंग के काम रुक जाएंगे, तमाम ऐसे कार्य प्रभावित हो जाएंगे। इन्हीं अरावली पर्वत श्रृंखलाओं से चांदी की भी खदानें हैं, वहां से चांदी भी निकलती है। तो कोई ये आरोप लगाना कि एक बनाना माहौल के लिए साहब एक कोई पूंजीपति को दे दिया है, ये ठीक नहीं है, सबको मिला है। और आज तो भारत सरकार ने अभी फैसला किया है कि कोई नए खनन पट्टे जारी नहीं होंगे। जिस विषय को लेकर विवाद हो रहा है साहब, उस पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वीकृत परिभाषा जो है 100 मीटर या उससे ऊंची पहाड़ियों, उनकी ढलानों और 2 पहाड़ियों के बीच 500 मीटर के क्षेत्र में आने वाली सभी भू आकृतियां खनन पट्टे से पूरी तरह बाहर रखी गई है। नहीं, तो एक सीधा सवाल विवेक श्रीवास्तव जी, सरकार को ज्ञान आया? हाँ। सरकार को क्या अचानक ऐसा फैसला लेने की नौबत क्यों आई? अचानक ये जो बात आ रही है कि जरूरत क्या पड़ी अचानक अरावली पहाड़ियों के नई परिभाषा गढ़ने की, आखिर ये जरूरत क्या पड़ी? ये तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। तो पूरी बात सुन लीजिए आप। 500 मीटर के क्षेत्र में आने वाली लेकर के गया है प्रस्ताव, तो आप भी लेकर के गए कि सुप्रीम सभी भू अरे भाई प्रस्ताव तो केंद्र सरकार के द्वारा ही दिया गया ना, प्रस्ताव तो केंद्र सरकार। सवाल ये है क्या गिरीश जी सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को समीक्षा के दायरे में लाना चाहते हैं या ये सही है? गिरीश जी पहले स्पष्ट कर देना कि ये जो क्या पर्यावरण को या देश को नुकसान होने जा रहा है इस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से, इसलिए समीक्षा के दायरे में आना चाहिए या सही है?
आरिफ साहब उसको बोलने देंगे 2 मिनट तो हाँ, मैं जो ठीक, भ्रम बोलिए इसको बोलिए लेके बोलिए फैल बोलिए, रहा है, मौका दे मैं रहे, उसका बोलिए। स्पष्टीकरण दे पाऊंगा। चलिए बोलिए बोलिए कि बोलिए। आरोप प्रत्यारोप के लिए तो बहुत सारी डिबेट होती है, हाँ, गंभीर विषय है, ठीक है, पर्यावरण से जुड़ा मामला। भी बोलिए। मेरी पूरी बात सुन लीजिए, हाँ, आ जाने दीजिए। बोलिए। 100 मीटर या उससे ऊंची पहाड़ियां, उनकी ढलानों और 2 पहाड़ियों के बीच 500 मीटर के क्षेत्र में आने वाली सभी भू आकृतियां खनन पट्टे से पूरी तरह बाहर रखी गई हैं, चाहे उनकी ऊंचाई कुछ भी हो। यह व्यवस्था पहले से अधिक सख्त और वैज्ञानिक है। अब इसको और डिटेल समझ लीजिए। जो खनन पट्टे की जो बात है, इसको लेकर के इतना भ्रम एक वर्ग विशेष द्वारा फैलाया जा रहा है। अरावली क्षेत्र के 37 जिलों में कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.19%, 277.89 वर्ग किलोमीटर हिस्सा ही कानूनी खनन पट्टों के अंतर्गत, जिसमें लगभग 90% खनन राजस्थान में, 9% गुजरात में और 1% हरियाणा तक सीमित है। इसलिए 90% अरावली हिल्स के जो खत्म होने की बात फैलाई जा रही है, ये पूरी तरह असत्य है। मैं आता हूं विवेक श्रीवास्तव जी। ठीक है, पॉइंट आ गया आपका। नाहिद अकील जी बोले, फिर मैं आगे बढ़ूं। नाहिद अकील जी। देखिए, होता क्या है कि जब कभी खनन के लिए पट्टे देने होते हैं तो उससे पहले रिसर्च होता है, लेकिन हमारे देश में पहले खनन 10 साल कर लिया जाता है, उसके बाद कोर्ट का ऑर्डर होता है, फिर कह दिया जाता है कि हम रोक रहे हैं। 10 साल तो आपने उसको खोद डाला। पहले आपने रिसर्च नहीं किया कि इसका दुष्प्रभाव क्या पड़ेगा। रिसर्च करते नहीं, हमारे यहाँ उल्टा हो रहा है। पहले आप खनन पहले खोदा जा रहा है, बाद में रिसर्च करी जा रही है। आप रिसर्च बताइए ना, खनन करने से पहले का रिसर्च बताइए, गहलोत सरकार ना बताइए मुझे। आरिफ साहब, इसी सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में ये भी स्पष्ट किया गया है कि जब तक इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन द्वारा अरावली क्षेत्र का विस्तृत वैज्ञानिक मानचित्रण और अस्थायी खनन प्रबंधन योजना तैयार नहीं हो जाता, तब तक कोई नया खनन। मैं विवेक जी आता हूं। एके बियानी साहब, क्या बिना रिसर्च के ये प्रस्ताव को लाएंगे? आपको लगता है क्या फायदा पहुंचाने के लिए प्रस्ताव को लाएंगे? अरे वो तो आप मना किया है ना। ठीक, एके बियानी साहब अनम्यूट एके बियानी साहब अनम्यूट करे, बोले एके बियानी साहब अनम्यूट करें, अनम्यूट करें। आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ बोलिए। कि जो सुप्रीम कोर्ट ने 100 मीटर की जो रेखा रखी है, 100 मीटर की जो ऊंचाई तय करी है, ये 100 मीटर की ऊंचाई सराउंडिंग से है। अब सराउंडिंग की डेफिनेशन क्या है? अगर 500 मीटर कोई जगह मीन सी लेवल से ऊपर है और वो एक फ्लैट है और उस फ्लैट एरिया के ऊपर एक 50 मीटर की हिल है, तो क्या उसको अलाउ करेंगे, चाहे वो अरावली का पार्ट है? तो जब तक ये सराउंडिंग के बारे में क्लियर नहीं होगा, तब तक ये सारी डेफिनेशन बेकार है। वो तो किसी भी एरिया को आप पहले प्लान कर दीजिए, उसके आसपास फिर दिखा दीजिए कि ये हिल तो 50 मीटर है या 60 मीटर है या 100 मीटर है या 80 मीटर है, आप खनन कर लीजिए, क्योंकि सराउंडिंग की डेफिनेशन तो क्लियर है नहीं इसमें। तो पहले तो सराउंडिंग की डेफिनेशन चाहिए। और दूसरा ये कि पूरी दुनिया का जो मानक है वो समुद्र से नापा जाता है, और यहाँ पर सब तल के उससे पहाड़ नापते हैं। समुद्र की गहराई से हमेशा पहाड़ नापे जाते पूरी दुनिया में, लेकिन भारत में है कि नई नई थ्योरी आ रही है। ठीक, मैं आता हूँ। पूजा मिश्रा जी क्या कहेंगे? देखिए आरिफ जी, इतनी विडंबना वाली बात हो रही है। ये कह रहे हैं कि नहीं, हम जो है खनन के लिए आपके लिए रास्ता बना दिए हैं। मतलब जो पहले पूरा बंद था दरवाजा, हमने ताला को खोला है, पूरा खोल के फिर कह रहे हैं आप अंदर घुसिए पर खनन मत करिए। आपको लगता है क्या चोर को तिजोरी खोल करके बोलेंगे चोरी मत करिए? हम आपको जो है तिजोरी खोल करके दे रहे हैं, पर रोक रहे हैं आप तिजोरी मत करिएगा। इतना लगता है आपको इस तरीके की? अगर सरकार की मंशा भी जोड़ लिया तो आप लेकर के गए थे, आपने बनाया उसको, आपको लेकर के गए थे, तब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट का मैंने पहले ही कह दिया। अब तो ऐसा लगता है कि जो पट्टी न्याय की देवी पे लगी थी, उठा करके न्याय पर ही लगा दी गई है। न्याय दिखने में नहीं आता। क्या पड़ी हुई थी कि आपको अरावली हिल्स एप्लीकेशन लेना है। और मैं एग्री करूंगी जो है मुझसे पहले जो कह रही थी कि हाँ सी लेवल्स लिया था, अभी ज्योग्राफी में अभी पढ़ाया जाता होगा तो भी अगर कोई बोला जाता है कि इतना ऊपर है तो वो बोला था सी लेवल्स लिया था। इवन सी के अंदर भी जो इग्नेस रोक से
बनते हैं पहाड़, उनको भी पहाड़ी कहा जाता है, वो भले भी दिन सी है, ऐसा नहीं होगा पहाड़ से हाँ, टेम्परेचर हट जाता है। ये बात, ये पूजा जी, विवेक जी, एक ये अहम बात आ रही, अचानक अरावली की याद कहाँ से आ गई अचानक? हाँ, विवेक श्रीवास्तव जी। हाँ, मुझे लग रहा है कोई शायद आवाज आ रही है, मैं चाहूंगा कि टेक्निकल टीम से उस आवाज को दुरुस्त किया जाए। किसी की आवाज आ रही है बीच में, उसको ठीक किया जाए बैकग्राउंड में, ताकि के आवाज ना पहुंचे। हाँ, विवेक श्रीवास्तव जी बोले, फिर मैं प्रदीप सारंग जी आपके पास आता हूँ। विवेक श्रीवास्तव, हाँ, अनम्यूट करें, बोले, अनम्यूट करें और बोले। जी, ये सर्वोच्च न्यायालय वाद संख्या 4677 ऑब्लिक 1985 MC मेहता बनाम भारत संघ और अन्य, इसी तरह TN गोदावर्मन तिरुमुल पाद बनाम भारत संघ में अरावली पहाड़ियों पर्वत श्रृंखलाओं में अवैध खनन संबंधित मामलों की सुनवाई करते हुए 9/5/24 को अरावली पहाड़ियों पर्वत श्रृंखलाओं की एक समान परिभाषा प्रस्तावित करने के लिए दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के सचिवों एवं विशेषज्ञों की एक समिति गठित की थी। इस समिति की रिपोर्ट पर गहन विचार विमर्श के बाद ही 20 नवंबर 2025 को निर्णय आया है। ये कहना कि कोई भारत सरकार अलग से ले जाके दे दी और ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने एक कमेटी बनाई थी, कमेटी की एक रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है। और मैंने पहले स्पष्ट किया कि 0.19% क्षेत्र ही अरावली का खुदाई क्षेत्र में आता, बाकी पे अभ्यारण्य बने हुए हैं, तमाम ऐसे ऑलरेडी सुरक्षित संस्थान है जहाँ खुदाई नहीं हो सकती, यहाँ खुदाई प्रतिबंधित है। हाँ, ठीक है। प्रदीप सारंग जी, क्या लगता है ये कमेटी के आधार पर फैसला लिया गया, कोई सर्वे किया गया, या किसी को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह का प्रस्ताव लाया गया 100 मीटर वाला? अनम्यूट करें सर, अनम्यूट कर लें। हाँ, अनम्यूट करें, बोले, अनम्यूट करें, बोले। जी हाँ, बोलिए, बोलिए। हरीश भाई, ये इस प्रक्रिया में जाने का कोई मतलब नहीं है। कुल मिलाकर पूरा देश समझ रहा है, कोई एक बंदा ऐसा नहीं जो ये कह दे कि अरावली के खनन से कोई फायदा होने वाला है देश के दुनिया को। सही बात। हर कोई नुकसान कह रहा है। तो क्या प्रक्रिया हुई, क्या प्रोसीडिंग हुई, ठीक बात है, कानूनी ही हुई होगी। लेकिन अब क्या है, सवाल है हमें हल क्या निकालना है, क्या समाधान देंगे देश को? क्या अरावली को हम बचा पाएंगे या केवल चर्चा करते रहेंगे? सपा, बसपा, भाजपा एक दूसरे पे आरोप लगाएंगे। मैं भी नाहिद अकील जी को सुन रहा था, पूजा जी को सुन रहा था, बहुत सही तथ्य उठा रहे दोनों लोग कि आज आपने अचानक रोक दिया, आज ही भारत सरकार ने निर्णय ले लिया कि नहीं, अब कोई नए लाइसेंस जारी नहीं होंगे। ये निर्णय प्रशंसनीय है, ठीक है, लेकिन नए लाइसेंस जारी नहीं होंगे, इसी समय और गाइडलाइन कर देते कि जब तक कोई कमेटी बना के पुनर्विचार न हो जाए। मैं कहता हूं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को ही विवेचना की जरूरत है, पुनर्विचार की जरूरत है। अब 20 नवंबर को निर्णय आया था, आज 20 नवंबर 25 हो गया। 25 का मतलब है कि 30 दिन पूरा हो गया। अगर अब तक पुनर्विचार याचिका नहीं गई है तो अब संसद को ही निर्णय लेना पड़ेगा। बस यही कहना है कि इस पर ठोस निर्णय होना चाहिए ताकि पर्यावरण बचे, हम सब बचे। पर्यावरण नहीं बचेगा तो हम सब भी नहीं बचेंगे, पृथ्वी और जमीन तो कुछ नहीं बचेगा। बहुत बड़ा ये मुद्दा होने जा रहा है भी। ठीक है, बड़ी बात, यही मेरा कहना है। ठीक है। AK बियानी साहब, हम दुनिया में दूसरे देशों में देख रहे हैं अरावली पहाड़ियों को लेकर उन पर एक लंबी रिसर्च चल रही है, उनको संरक्षित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन अपने यहाँ अरावली पहाड़ियों को लेकर एक नई तरह की परिभाषा गढ़ी जा रही है। दूसरे मुल्कों को लेकर जो अरावली को लेकर जो रिसर्च और तमाम चीज़ें चल रही हैं, अरावली पहाड़ियाँ खासकर हमारे जो भौगोलिक दृष्टि से कितनी महत्वपूर्ण है, मैं चाहूँगा इसके बारे में थोड़ा सा बताएं AK बियानी साहब। देखिए जो अरावली पर्वत है ये हिंदुस्तान के काफी प्राचीन पर्वतों में से एक है। मैं भूवैज्ञानिक के रूप में ये तो नहीं कहूंगा कि ये सबसे प्राचीन पर्वत है, क्योंकि सबसे प्राचीन पर्वत हमारे यहाँ कर्नाटक में सिंहभूम, बिहार, झारखंड में मिलते हैं, और उसके अपेक्षाकृत ये नवीन पर्वत है। और इसके बारे में यहाँ के एक बहुत ही प्रसिद्ध भूवैज्ञानिक हुए थे, प्रोफेसर DN वाडिया साहब, जो FRS थे। उन्होंने कहा था एक जमाने में अरावली पर्वत हिमालय से भी ऊंचा था।
तो आप अंदाज लगाइए कि इस पर्वत का क्या महत्व रहा होगा। और उस जमाने में ही जब ये बना था, करीब 220 करोड़ साल पहले, तब इसके बनने की शुरुआत हुई थी और करीब 50 करोड़ साल इसको बनने में लगे थे। और तब से अभी तक इसमें कई बार उथल पुथल होती रही और ये कभी उठता रहा, कभी घटता रहा, कभी उठता रहा, कभी घटता रहा, परंतु इसका अस्तित्व मौजूद रहा। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं पृथ्वी की आंतरिक शक्तियां जो है इसको मौजूद रखने के लिए है। और इसका नतीजा ये होता है कि इससे हमारे पर्यावरण पे काफी असर पड़ता है, चाहे वो जलागम का क्षेत्र हो, चाहे वो नदियों में पानी के लिए हो, चाहे वो वाटर डिवाइड का काम करे, चाहे वो जंगल हो, वन्य जीवन हो, इकोलॉजी हो, सब क्षेत्र में इसका बहुत व्यापक असर है। और अगर इसको खत्म कर दिया तो ये फिर जो सबसे बड़ा संकट तो वो दिख रहा है कि जो रेगिस्तान चल के पूर्व दिशा में आएगा, जिसमें राजस्थान, ये उत्तर प्रदेश भी आ जाएगा और बिहार भी आ जाएगा और फिर आगे भी जाएगा, तो उसको रोकना भी बहुत जरूरी है। अगर उसको नहीं रोकेंगे तो हमारे देश में बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी। और दूसरा ये कि अरावली पर्वत से जो किस तरह की परेशानी आ रही है, अगर अरावली पहाड़ियों का खनन मान लीजिए शुरू हो जाता है तो किस तरह की परेशानियों का सामना मतलब जो है वो मानव सभ्यता देखेगी? देखिए, जहां तक खनन की समस्या है, वो समस्या ये कि सरकार देती तो जो लीज है, खनन की लीज बहुत छोटे क्षेत्र के लिए देती है, पर नतीजा हम देखते हैं कि जो लीज वाले हैं वो ऑफिसर्स को मिला के उसका दायरा बढ़ाते जाते हैं। और आपने भी देखा होगा कि वो दायरा बढ़ता ही बिहार चला में एक के बाद एक कई पुल ढहे हैं, वो इसीलिए ढहे हैं कि वहां पे खनन चलता रहा और खनन को किसी ने रोकने की कोशिश नहीं करी। या पूरे हिंदुस्तान की मोरलेस यही स्थिति है। तो ये जब लीज का दायरा जो चाहे सीमित हो, तो उसको जो माफिया है वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता है और उसको करते जाता है। उसको रोकने की हिम्मत भी नहीं होती, क्योंकि आए दिन इसको लेके अब तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स पे अटैक होते हैं, उनके मर्डर होते हैं, उनके ऊपर गाड़ियां चढ़ाई जाती है। तो ऐसी स्थिति में इनको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और इसका फिर पर्यावरण पे तो असर दिखता ही है। पर्यावरण पे असर दिखे। नाहिद अकील जी, फाइनल कमेंट आपका। नाहिद अकील जी, फाइनल कमेंट। मुझे यही कहना है कि देखिए, जो प्राकृतिक आपदा है, हमारा नेचुरल रिसोर्स है, उसके साथ सरकार को छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। जो जैसी बनी वही जीवन है। हमें जल भी मिलेगा, मरुस्थल नहीं होगा। और अभी तो हालात इतनी गंभीर है दिल्ली की, अगर अरावली ही सारा काट दिया जाएगा तो फिर दिल्ली और पंजाब का और यहाँ हरियाणा का क्या होगा? इतनी बड़ी बेल्ट है। तो आप एक समस्या से जूझ नहीं रहे हैं, तो आपको पुनर्विचार करना चाहिए अपने फैसले पर। इसको प्रभाव से रोका जाना चाहिए। ये इसलिए नहीं कि आज रोक दिया है, कल फिर माफियाओं को वहां खनन का ऑर्डर मिल जाएगा। ये हमेशा के लिए रोका जाना। ठीक है, पूजा जी, फाइनल कमेंट। आर्यन जी, मुझे लगता है कि सरकार को अपने जो लोभी मंशा है उसको दरकिनार करते हुए एक बार मानवीयता के साथ सोचना चाहिए कि ये अरावली पर्वत की जो बात चले, बिल्कुल आप सोचिए कि दिल्ली आप चले जाइए, वहां पे मैं अभी लास्ट वीक दिल्ली में थी, मेरी आंखें इतनी कंटिन्यूस जलती रही, शाम तक सफोकेशन की हालत ये हो जाती थी कि परिवार में डर जाते थे कि पॉल्यूशन से क्या दिक्कत आ रही है। तो आप कल्पना करिए कि इस तरीके के हालात दिल्ली में अभी हो रखे हैं, जब अरावली हिल्स है और जो कि डस्ट वो के जारी मरुस्थल को रोक करके रखे हुए एज अ बैरियर वर्क कर रही है। तो सरकार को कम से कम थोड़ी मानवता दिखाते हुए, और ये बिल्कुल सही बात है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको नेचुरल रिसोर्सेज ही रहने दिया जाए। नेचुरल रिसोर्सेज को नेचुरल रिसोर्स रहना चाहिए, ये आप मोटे तौर पे कह रही हैं। वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सारंग जी, फाइनल कमेंट आपका, और फिर मैं विवेक जी आपके पास भी आता हूं। हाँ, प्रदीप सारंग जी बोले, फाइनल कमेंट। नहीं, इस पे तो भारत के माननीय राष्ट्रपति महोदय को भी संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों का मामला है, हमारी सभ्यता और हमारी धरती का मामला है, मानवीय प्रताड़नाओं का मामला है। तो बस ज्यादा खुल लगाकर इस पे सीधे सीधे माननीय राष्ट्रपति महोदय को भी संज्ञान में लेना चाहिए, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय संसद से ऊपर है और ये पूरी मानवीय सभ्यता का मामला है। केवल भारत ही नहीं, अभी तो अरावली के हटने से भी भारत के लोग चिंता कर रहे हैं, अभी दूसरे देश भी प्रभावित होने लगेंगे इससे, इसलिए गंभीर मामला है, संज्ञान में लेना चाहिए। ठीक है, विवेक श्रीवास्तव जी। देखिए आरिफ साहब, जो अभी सारंग साहब ने इसके पहले जो विषय रखा था कि बिना रिसर्च के इसमें खनन पट्टे नहीं जारी होंगे, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ही कहा है कि इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन ICFRE द्वारा अरावली क्षेत्र का विस्तृत वैज्ञानिक मानचित्रण, डिटेल साइंटिफिक मैपिंग और अस्थायी खनन प्रबंधन योजना तैयार नहीं हो जाता तब तक कोई नया खनन पट्टा जारी नहीं किया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट ने ही अपने फैसले में कहा, इसको लेकर के लोग भ्रम ना फैलाएं।
और खासकर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मेरा निवेदन है, कम से कम खनन पे तो इन्हें बोलने का कोई अधिकार नहीं है। जब इनके शासन था प्रदेश में तो इन्होंने पूरे प्रदेश को अवैध खनन में गायत्री प्रजापति के माध्यम से रोक दिया था। ये किस मुंह से? नहीं तो क्या उस परंपरा को सर आगे बढ़ाया जाएगा क्या? हम तो रोक रहे हैं। उस परंपरा को आगे बढ़ाया जाएगा। चलिए ठीक है, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विवेक श्रीवास्तव जी, डॉक्टर पूजा मिश्रा जी, नायद अकील जी बहुत बहुत शुक्रिया, AK बियानी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, सारंग जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो संकट में सुरक्षा कवच है, अरावली पहाड़ियों को लेकर एक प्रस्ताव, और उस प्रस्ताव के बाद बवाल साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। अगर अरावली पहाड़ियों को लेकर खनन माफिया जो होते हैं, अगर जैसा कि रिसर्च के हमने बात कही कि अगर इसको ख़त्म करते हैं या ठेस पहुंचाते हैं तो इसका असर, इसमें कोई शक नहीं है कि मानव सभ्यता पर बहुत खतरनाक पड़ने वाला है, क्योंकि ये अरावली पहाड़ियाँ हजारों करोड़ साल पुरानी हैं, ये अंदाज़ा आप लगा सकते हैं, जिनको दुनिया में संरक्षित किया जा रहा है। भारत में उसको कर एक नई परिभाषा गढ़ दी गई है। ये परिभाषा को लेकर वैज्ञानिक और सरकार के बीच मतभेद है। ये कब सुलझेगा फिलहाल वक्त बताएगा। प्रदर्शन हो रहा है, क्या इसको लेकर रिव्यू होगा, ये भी फिलहाल वक्त के गर्भ में छिपा हुआ है। फिलहाल जनहित में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।